हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू का सब्जेक्ट EHI 05, जिसमें हम जानते हैं इंडिया फ्रॉम मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी के बारे में। ये एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और ये है पार्ट 3 जिसमें हम स्पेसिफिकली मराठास को कवर करेंगे। तो देखिए, अभी तक मैं आपको करा चुकी हूँ 18th सेंचुरी अ डार्क एज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। किस प्रकार से जो मुगल एम्पायर है उसका पतन होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अंदर से क्या क्या कमज़ोरी थी, इंटरनल क्या क्या वीकनेस रही। जैसे लोग बाग जो मुगल्स थे उनके जो सक्सेसर पैदा हो रहे थे वो आपस में ही स्ट्रगल कर रहे थे गद्दी पे बैठने के लिए। एक्सटर्नल बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बाहर से लोग आक्रमण कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जब कोई एक बड़ा साम्राज्य डिक्लाइन होता है उसका, तो जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, वो भी उभर के आते हैं, वो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं सिचुएशन का। तो उसी प्रकार से हमने कुछ सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम द न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने मुगल्स के साथ नाता तो तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग मुगल्स को एज अ इंडिया का मालिक टाइप मानते थे और उनकी थोड़ी ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते थे। दूसरी कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो बिल्कुल ही मुगल्स को नहीं पसंद करती थी और उन्होंने विद्रोह कर दिया था मुगल्स के खिलाफ। एंड जो तीसरी थी वो बिल्कुल ही स्वतंत्र स्टेट्स थी। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो उन स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट मुगल्स। सो द न्यू स्टेट्स, द सेकेंड ग्रुप ऑफ रीजनल स्टेट्स वर द न्यू स्टेट्स। बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे थे अलग अलग। तो जो सेकेंड ग्रुप था रीजनल स्टेट्स का वो न्यू स्टेट्स था। कुछ नई स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं डिक्लाइन के बाद मुगल्स के, जो पहले नहीं थी, बाद में बनी। और ये सारी स्टेट्स बनाई गई थी कुछ लोगों द्वारा, जैसे मराठास, सिख हो गए, जाट हो गए और अफगान्स हो गए। इन्होंने विद्रोह किया मुगल्स के खिलाफ और अपने अपने रीजनल स्टेट बना दिए, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। फिर आने वाले वीडियो में हम सिख पढ़ेंगे, जाट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड अफगान्स के बारे में भी पढ़ेंगे। So, Marathas. If the two main themes of the 18th century were the decline of Mughal power and foundation of colonial rule, and a third theme was the rise and fall of regional states, the most significant among them being the Marathas. देखो, अगर आप ये मानते हैं कि जो दो मेन थीम रही 18th सेंचुरी की, वो पहली है कि मुगल्स का डिक्लाइन हो गया, और मुगल्स के डिक्लाइन हो रहा था जैसे जैसे मुगल्स गिर रहे थे, मतलब उनकी पावर्स कम होती जा रही थी, उसी प्रकार से जो ब्रिटिशर्स है उसकी पावर्स स्टार्ट हो रही थी, बढ़ना शुरू हो रही थी। तो हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्यों कहते हैं? बिकॉज इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था ब्रिटिशर्स ने। और अगर हम इन दोनों को मेन थीम मानते हैं तो एब्सोल्युटली थर्ड थीम थी कि राइज और फॉल होना कुछ नई रीजनल स्टेट्स का। हमने देखा कि कुछ रीजनल स्टेट्स उभर के आई, उनमें से कुछ आगे तक गई और कुछ का फॉल हो गया, मतलब वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाई। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग दैम बीइंग द मराठास। और जब रीजनल स्टेट्स की बात आएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मराठास का नाम ना आए, शिवाजी का नाम ना आए या बाजीराव का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम मराठास को देखेंगे जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजनल स्टेट है। One all India empire declined, a second one took its place, and a third empire failed to come into being.
जब भी कोई एक बड़ा साम्राज्य जैसे इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, जब भी हुआ है, तो जो दूसरा होता है वो उसकी जगह लेने की कोशिश करता ही है ना। मुगल डिक्लाइन स्पेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी. British ascendancy grew rapidly in the second half, and most of the terrain of the middle of the century was occupied by sowing political fortunes of the Marathas. देखिए, हम अगर बात करें सेंचुरी के पहले हिस्से की, तो कुछ पहले के कुछ सालों में क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं आगे के कुछ सेकेंड हाफ में आने वाले टाइम में कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, और इन सब के बीच मिडिल में सेंचुरी के हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मराठास आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं और मुगल्स पर तक हावी पड़ रहे हैं। The basic contours of the Maratha state system, dominated by the Peshwas or chief ministers, were evolved during the times of Balaji Vishwanath. देखो, बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर ही ऐसा हुआ था कि जो मराठा की स्टेट थी उसको डोमिनेट करने लग गए थे पेशवास, या फिर आप चीफ मिनिस्टर कह दो। वैसे पेशवास लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर टाइप होते हैं, वैसे ही आप पेशवा समझ सकते हो। तो ये ज़्यादा किस टाइम पे डोमिनेटेड हुए थे? एट द टाइम ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। ही वॉज अ रॉयल ऑफिशियल ऑफ शाहू। ये जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये कौन थे? एक वफादार ऑफिशियल थे शाहू के। अब आपको पता होना चाहिए कि शाहू कौन है। तो शाहू है शिवाजी के पोते, शिवाजी's grandson, who was head of the Marathas after his release from the custody in 1707। यहाँ से 1 हटाएंगे, ये है 1707, तो ये 1 मैं काट देती हूँ, गलत हो गया है ये। तो देखो, ये जो शाहू है, शाहू के कोर्ट में थे हमारे कौन? बालाजी विश्वनाथ पेशवा, और शाहू थे पोते शिवाजी के। शाहू कौन है? शिवाजी के पोते हैं, जिनको कैद कर लिया गया था मुगल्स ने और रिलीज कब कर दिया? 1707 में। क्या आपको कुछ और याद आ रहा है 1707 से? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सी एक मुख्य घटना हुई है 1707 में। अब जब इनको रिलीज कर दिया जाता है शाहू को, the powers of the office of the Peshwa rapidly increased during this tenure till it became the fountainhead of the authority of the entire Maratha Empire। जब ये सारा घटना चक्र चल रहा था, इस टाइम पे जो पावर्स थी मराठास की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी और काफ़ी अच्छा वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पावर्स में, कैप्चर करने में, मुगल्स को डिफीट करने में। देखिए, मैटर सारा मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ दे दिया है और समझाऊंगी मैं। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा, सो दैट दोनों लोगों को फ़ायदा होगा, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। और वैसे भी ज़्यादातर जो ऑडियंस है देखने वाली वो हिंदी समझती है। सो बालाजी विश्वनाथ जो हैं, इनकी मृत्यु होती है 1720 में और इनके सन होते हैं बाजीराव। इनकी हो जाती है डेथ 1740 में। द पीरियड व्हेन आवर स्टडी कमेंसेस। अब ये जो समय है, अब यहाँ से हमें ध्यान देना है। देखिए, बाय देन द मराठास वर नो लॉन्गर अ रीजनल पावर बट हैड अटेन्ड द स्टेटस ऑफ एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर। अब ये जो समय आता है, ये जो पीरियड है, अब पहले क्या था, ये सिर्फ एक रीजनल पावर थे, एक छोटे से हिस्से में थे, लेकिन देखते देखते इन्होंने अपनी काबिलियत के उस पर बहुत सारा जो हिस्सा है कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, इवन मुगल्स से भी कैप्चर कर लिया। जो पहले राज्य मुगल्स के कब्जे में थे, अब वो इनके कब्जे में आ गए, तो इनको एक स्टेटस मिल गया एक्सपेंशनिस्ट का,
एम्पायर का। क्यों? क्योंकि इनने एक्सपेंड किया, इसलिए इनको क्या बोला? एक्सपेंशनिस्ट। They had acquired control over far-flung areas of the Mughal Empire. मुगल एम्पायर्स के भी जो कब्जे में आने वाले एरियाज थे, इन्होंने उनको भी एक्वायर कर लिया। The main weakness, however, was these conquests were made at the initiative of the Maratha chiefs who were unwilling to accept regulation by the Peshwa. लेकिन देखिए इनकी जो एक वीकनेस थी वो ये थी कि ये सारी जो लड़ाइयाँ हो रही थी ये मराठा चीफ्स को लेके हो रही थी, लेकिन जो मराठा चीफ्स थे वो बिल्कुल भी पेशवा के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। ये क्यों पेशवा की अथॉरिटी को मान रहे थे? जस्ट बिकॉज इनको मिलिट्री और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते रहे। Collection of Chauth and Sardesh Mukhi of certain area was assigned to chiefs and conquest permitted. और इनको क्या मिलता था बदले में? चौथ। ये टैक्स है, चौथ और सरदेश मुखी, ये दोनों चौथ होते थे जो कि इम्पोज किए जाते थे मराठास के द्वारा। और चीफ जो थे मराठा चीफ्स, इनको ये आज़ादी मिली कि आप चौथ और सरदेश मुखी टैक्स लगा सकते हैं और कन्क्वेस्ट भी कर सकते हैं। These chiefs were only too willing to go over to the other side if the Peshwa exercised control over their activities. This was the situation in बालाजी विश्वनाथ's time. और ये लोग जो चीफ थे ना, ये ऐसे थे कि ये पलट के दूसरी साइड भी जा सकते थे। मतलब इनको पेशवा से कोई लगाव नहीं था, ना ही ये उसकी अथॉरिटी को अपने ऊपर रखना चाहते थे। इस तरह की सिचुएशन हमें बालाजी विश्वनाथ के टाइम में देखने को मिलती है। Perhaps learning from this, Bajirao himself led military campaigns and acquired the prosperous area of Malwa and Gujarat among others. जब बाजीराव के इसके बारे में पता चला तो उन्होंने क्या कहा? सोचा होगा कि इन मराठा चीफ्स के भरोसे मत रहो ना, इन पे ट्रस्ट करो ज़्यादा, खुद ही जाओ और अपने मिशंस को कंप्लीट करो। तो वो खुद ही मिलिट्री कैंपेन्स लेके निकल पड़े और उन्होंने मालवा और गुजरात के रीजन्स को पे कब्जा कर लिया। Unfortunately, he got embroiled in conflict with the other great powers in the Deccan. लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो झड़प हो गई दूसरे डेक्कन में जो पावर्स थे, जैसे निज़ाम उल मुल्क, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब मैंने आपको हैदराबाद के बारे में बताया था। हैदराबाद का फाउंडेशन स्टोन रखा था निज़ाम उल मुल्क ने। An alliance against Mughals and later the British would have benefited both, but they chose to go in for alliances with even Mughal functionaries against each other. देखिए अगर वो अलाइंस कर लेते मुगल्स के खिलाफ और बाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो दोनों को फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। और ब्रिटिशर्स की अगर देखा जाए तो उन्होंने इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स इन दोनों ने, निज़ाम उल मुल्क और बाजीराव ने, साथ दिया मुगल्स का ही कहीं ना कहीं। The Nizam was decisively beaten twice by Bajiraw's forces, but the struggle for mastery between the two continued. देखिए दो बार बुरी तरीके से हरा दिया निज़ाम को बाजीराव ने, लेकिन फिर भी ये जो लड़ाई थी, ये जंग चलती रही। When the British entered the fray, the contest became a triangular one, which proved to be the great advantage to the British, who could play off one against the other. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स भी इस लड़ाई में आ जाते हैं, तो अब ये लड़ाई दो तरफा नहीं होती है, तीन तरफा हो जाती है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? डिप्लोमेसी करते हैं, और उनको तो मज़ा ही आ रहा है। दो इंडिया के जो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, निज़ाम लड़ रहा है, बाजीराव लड़ रहा है, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों को यूज़ करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और हमेशा से ब्रिटिशर्स ने यही किया है। बालाजी राव, जिनको हम प्यार से और दूसरे नाम से जानते हैं कॉमनली नाना साहेब, वॉज पेशवा फ्रॉम 1740 टू 1761। तो नाना साहेब जो थे, जिनका नाम है असली बालाजी राव, इनको हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं, और ये पेशवा रहे थे 1740 से 1761 तक। मराठा पावर अचीव्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस रूल
Expansion was no longer limited to the areas over which Mughal has an uncertain hold. No part of India was spared the depredation of the Marathas' conquest. और ये वो समय था जिस समय ऐसा कोई इलाका नहीं था भारत का जहां मराठा ने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया हो। बहुत बड़ा एरिया मराठा के अंदर इस टाइम तक आ चुका था। साउथ proved relatively easier to subdue. Hyderabad surrendered a large chunk of territory after its defeat in 1760 and Mysore and other states paid tribute. देखो बात करी जाए नॉर्थ और साउथ की तो ये जो मराठास थे थोड़े साउथ के पास ही थे तो इन लोगों को ज़्यादा वहाँ का पता था, ये आप सोच सकते हैं। इसलिए साउथ को कब्जे में लाना इनके लिए थोड़ा आसान था। हैदराबाद ने तो एक अपना टेरिटरी का बहुत बड़ा हिस्सा इनको समर्पित कर दिया। बाकी जो स्टेट्स थी साउथ में जैसे कि मैसूर थी और भी बहुत सारी स्टेट थी वो इनको ट्रिब्यूट दिया करती थी, पैसा वैसा भी देती थी, टैक्स वैक्स दे देती थी। In the east, repeated conquest of Bengal gained them Orissa in 1751. देखिए ये लोग बंगाल को तो भले नहीं जीत पाए, इन लोगों ने बंगाल पे बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन बंगाल के चक्कर में इन्हें मिला तो सही पर क्या मिल गया, उड़ीसा मिल गया था 1751 में। फिर बात आती है सेंट्रल इंडिया की, मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड which had been conquered by बाजीराव। बाजीराव ने इन सब पे विजय पाली थी सेंट्रल इंडिया के मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड वाले इलाके में। बुंदेलखंड का इलाका अभी मध्य प्रदेश के अंदर आता है और कुछ बुंदेलखंड का कुछ छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है जैसे झांसी का एरिया। और अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो दमोह, सागर, टीकमगढ़ ये वाले इलाके हमारे बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में आते हैं। Struggle between Mughals, Marathas and Afghans' mastery over North India proved more difficult to maintain after the initial easy conquest. The Mughals at Delhi came under Maratha influence, but the Afghans under Abdali threw back the Marathas. देखो स्ट्रगल चलती रही मुगल्स, मराठा और अफगान्स के बीच में, सबके सब चाहते थे कि हम नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लें और कुछ टाइम बाद तक जो दिल्ली के मुगल्स थे उन पे इन्फ्लुएंस आ गया था मराठास का, बट जो अफगान्स थे अब्दाली के अंदर, अहमद शाह अब्दाली के अंदर, उन्होंने कभी भी मराठास के इन्फ्लुएंस को नहीं माना। तो जैसा कि हमने देखा कि मुगल्स तो आ गए थे इन्फ्लुएंस में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली, अफगान्स ये नहीं आए थे। अब जब नहीं आए इसका मतलब ये लोग मराठा उसको पसंद नहीं करते। जब मराठा को ये पसंद नहीं करते तो लड़ाई तो होगी ना, तो होगी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 जिसने इंडिया की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे ये आप अपने बीए के लिए पढ़ रहे हो या एमए के लिए, जिस चीज़ के लिए भी पढ़ रहे हो, एग्जाम्स में भी सीधे क्वेश्चन आ जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुई, कौन से ईयर में हुई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की में भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जहाँ जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।